नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये डेली आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि पर डे आप लोगों को दी जाती है। यहाँ पे अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण करंट अफेयर कराए जाते हैं, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने के 100% चांस रहते हैं। साथियों, करंट अफेयर की क्लास जो यहाँ पे आप लोगों को कराई जाती है, वो सभी करंट अफेयर को आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से नोट किया करिए और बीच बीच में रिवीजन किया करिए। बिल्कुल अच्छी क्लास यहाँ पे करंट अफेयर की आप लोगों को दी जाती है, जो कि पूरे एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाता है। अगर कोई एक क्वेश्चन मिल जाता है तो उसके पूरे तह तक जाया जाता है, पूरा निचोड़ उस क्वेश्चन का निकाल लिया जाता है, तब फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने का काम करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो साथियों, हम लोग यहाँ डेली करंट अफेयर की क्लास करते हैं, उसी क्लास को आइए हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। पहली जानकारी है साथियों कि प्रधानमंत्री 25 नवंबर को लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 नवंबर 2020 को लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 नवंबर 2020 को लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस में शामिल होंगे। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 नवंबर को शाम 5:30 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। किसके जरिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5 बजे। साथियों, और अगर बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। कब? 1920 में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। वह अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर समारोह अपना मना रहा है। कौन सा समारोह? शताब्दी समारोह। कब? 25 नवंबर 2020 को। ठीक साथियों, इस अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री जी लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पे एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। कैसा सिक्का? स्मारक सिक्का जारी करेंगे। साथ ही साथ साथियों, इस अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट और विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। साथ ही साथ भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी एक विशेष कवर भी जारी करेंगे। कैसा? विशेष कवर भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी एक विशेष कवर अर्थात एनवेलप विशेष कवर भी जारी करेंगे।
साथियों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लखनऊ विश्वविद्यालय की शताब्दी समारोह में 25 नवंबर 2020 को शामिल होंगे। 25 नवंबर 2020 को शाम 5 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 100 वर्ष पूरी हो रही है, जिस वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी शताब्दी स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। साथियों, इस दौरान अगर बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी, जिसमें साथियों जो शताब्दी समारोह यह मनाया जा रहा है, इस शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5 बजे शामिल होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री जी स्मारक सिक्का जारी करेंगे, साथ ही साथ एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। कैसा विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे, साथ ही साथ साथियों भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी एक विशेष कवर भी जारी करेंगे। कैसा एक विशेष कवर भी जारी करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी लखनऊ विश्वविद्यालय में शामिल होंगे। अगली जानकारी है साथियों, अगली जानकारी की बात करें तो ट्राइब्स इंडिया ने नए सामाजिक रूप से प्रभावकारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद लॉन्च किया है। ट्राइब्स इंडिया ने नए सामाजिक रूप से प्रभावकारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद इम्यूनिटी पावर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले नए उत्पाद लॉन्च करेगा। बढ़ाने वाले नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। इन उत्पादों में बात करें साथियों, जो हमारी ट्राइब्स इंडिया है, कौन ट्राइब्स इंडिया है, यह एक सामाजिक रूप से प्रभावकारी प्रत्येक वर्ग के लिए होगा। वह उसके लिए एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ नए उत्पाद को लॉन्च किया गया है। ठीक साथियों, अनेक नए उत्पाद मुख्य रूप से प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद और वनों के ताज़ा और जैविक श्रृंखला के उत्पाद शामिल हैं। इस सप्ताह ट्राइब्स इंडिया ने अपनी पेशकश में कुछ नए उत्पाद जोड़े हैं। इसमें गुजरात में ग्राम संगठन कंबोडिया के अंतर्गत वसाना जनजातियों द्वारा पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी पैड सहेली प्रमुख है। ट्राइब्स इंडिया इनके साथ पूरे देश में सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए सहयोग कर रहा है। नए उत्पाद वनताजा प्राकृतिक तथा जैविक श्रृंखला में आते हैं। इनके कुछ उत्पाद उपहार देने और सजावट के लिए भी प्रयोग किए जाएंगे। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो पिछले कुछ सप्ताह में पेश किए गए कुछ नए उत्पाद ट्राइब्स इंडिया के आउटलेट, ट्राइब्स इंडिया के मोबाइल वैन और ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस, ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस और ई टेलर्स उपलब्ध है। साथ ही साथ साथियों, इस अवसर पर ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक, जिनका नाम है श्री प्रवीण कृष्णा, इस अवसर पर ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण कृष्णन ने कहा कि ट्राइब्स इंडिया जनजातीय जीवन को बदलने और जनजातीय लोगों को आजीविका में सुधार करने अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। आज लॉन्च किए गए उत्पादों में वसाना जनजातियों द्वारा बनाए गए सैनिटरी पैड है। इसकी सप्लाई ग्राम संगठन कंबोडिया द्वारा की जा रही है। यह प्रभावकारी और प्रासंगिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ट्राइफेड इस किफ़ायती पैड का वितरण करेगा। ठीक साथियों, कुछ अगर लॉन्च किए गए उत्पादों की बात करें तो देश के विभिन्न भागों में तैयार की गई इनमें सुंदर रूप से बनाई गई गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति,
सुंदर रूप से जो बनाई गई है गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति को बनाया गया है। साथ ही साथ ओडिशा की ढोकरा शैली के सजावटी सामान शामिल हैं। ओडिशा के ढोकरा शैली के सजावटी सामान भी इन उत्पादों में शामिल हैं। साथ ही साथ साथियों, इनमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला नाचेतना चूर्ण, कौन सा नाचेतना चूर्ण, गुजरात की हरई तथा त्रिफला टैबलेट तथा देहरादून के क्रीमी मशरूम सहित विभिन्न किस्म की शहद हैं। लॉन्च किए गए उत्पादों में तमिलनाडु के जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए मरहम अर्थात यूकेलिप्टस तथा चंदन हैं। ठीक, झारखंड के जनजातीय लोगों से प्राप्त चिपरौंजी नट, कौन सी चिपरौंजी नट और अमरूद जेली भी लॉन्च किए गए हैं, जो कि झारखंड के जनजाति से प्राप्त किया गया है। साथियों, देश भर में जनजातीय लोगों और उनकी आजीविका के लाभ के लिए ट्राइफेड गो वोकल फॉर वोकल, क्या गो वोकल फॉर लोकल, गो ट्राइब्स मंत्र का उपयोग करता है। हाल ही में लॉन्च किए गए ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्पों तथा जैविक उत्पादों का बाजार है, जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 5 लाख जनजातीय उद्यमियों को जोड़ता है। कितने? 5 लाख जनजातीय उद्यमियों को जोड़ने का काम ट्राइफेड करता है। ई मार्केट प्लेस जनजातीय उत्पादों तथा हस्तशिल्प को पूरे देशों के ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। ठीक साथियों, यह जो हमारा ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस लाखों जनजातीय उद्यमियों को सशक्त बनाने का एक प्रयास कर रहा है। अनेक प्राकृतिक एवं अस्थायी उत्पादों के साथ ई मार्केट प्लेस हमारे जनजातीय भाइयों को पुरानी परंपराओं की झलक पेश करता है। साथियों, जो हमारा ये है ट्राइफेड है, वो क्या जो है मंत्र क्या उपयोग करता है? गो वोकल फॉर लोकल। ट्राइफेड एक मंत्र लॉन्च किया है जिसे बोला है कि गो वोकल फॉर लोकल, गो वोकल फॉर लोकल, गो ट्राइब्स मंत्र का उपयोग किया। गो ट्राइब्स मंत्र, क्या? गो ट्राइबल मंत्र, गो ट्राइबल मंत्र का उपयोग किया। ठीक साथियों, ये हमारी जो है जो ट्राइब्स ट्राइब्स इंडिया के नए सामाजिक रूप को प्रभावकारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले कुछ उत्पादों के बारे में हम लोगों ने यहाँ जानने का काम किया। किसे जानने का काम किया? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले साथियों, अगली जानकारी की बात करें पंद्रह राज्यों में 27 ई लोक अदालत का आयोजन जून से अक्टूबर 2020 तक किया गया। कितना? 27 ई लोक अदालत, 15 राज्यों को मिलाकर 27 ई लोक अदालत का आयोजन जून से अक्टूबर 2020 तक किया गया। ठीक साथियों, महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान 15 राज्यों में 27 ई लोक अदालत, पंद्रह राज्यों में 27 ई लोक अदालत का आयोजन जून से नवंबर तक, जून से नवंबर माह तक, जून से अक्टूबर 2020 तक
अक्टूबर 2020 तक किया गया। कोविड-19 का दौर चल रहा था साथियों, और चल भी रहा है, ये हम आप सभी जानते हैं। इसी बीच 15 राज्यों में 27 ई लोक अदालत का आयोजन जून से नवंबर 2020 के बीच में किया गया। इस दौरान साथियों अगर बात करें तो 2.5 लाख मामले निपटाए गए। कितने? इस दौरान टोटल 2.51 लाख मामलों का निपटारा किया गया। कितने मामलों का? लगभग क्या 2.5 लाख से ऊपर मामले, 2.51 लाख मामलों का निपटारा किया गया। ठीक साथियों ई लोक अदालत से नवंबर महीने में अभी तक टोटल 107.4 करोड़ रुपए के 12,686 मामलों का निपटारा किया गया। ई लोक अदालत से नवंबर माह में 107.4 करोड़ रुपए के 12,686 मामलों का निपटारा किया गया। कोविड-19 का दौर जब चला साथियों, तो उस दौरान लोक अदालतें नहीं चल पाई, जिसके कारण से ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। टोटल 15 राज्यों में ई लोक अदालत को चलाई गई जून से अक्टूबर 2020 के दौरान, जिसमें 2.5 लाख से ऊपर मामलों का निपटारा किया गया। साथ ही साथ अगर सिर्फ इसी में नवंबर माह की बात करें तो नवंबर माह में ई लोक अदालत के माध्यम से 107.4 करोड़ रुपए की 12,686 मामलों का निपटारा किया गया। कितने? 12,686 मामलों का निपटारा किया गया साथियों, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो वैश्विक महामारी ने मूल रूप से न्यायिक सेवा संस्थानों के कामकाज के तरीकों को बदल दिया। कोविड-19 तथा विभिन्न सामाजिक स्वास्थ्य दिशा निर्देश की कठिनाइयों के बीच न्याय तक पहुंच में सहायता देने के लिए न्यायिक सेवा अधिकारियों ने न्याय देने की परंपरा पद्धति से स्वदेशी एकीकृत टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया। ऑनलाइन लोक अदालत यानी ई लोक अदालत न्यायिक सेवा संस्थान का एक नवाचार है, जिसमें अधिकतम लाभ के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। यह घर बैठे लोगों को न्याय देने का प्लेटफॉर्म बन गया। ई लोक अदालतों के आयोजन में खर्च कम होते हैं, क्योंकि संगठन संबंधित खर्चों की ज़रूरत समाप्त हो जाती है। ठीक साथियों, तो ये हमारी ई लोक अदालत से संबंधित जानकारी थी। कैसी जानकारी? ई लोक अदालत से संबंधित जानकारी थी साथियों। अब अगली बात करें साथियों, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उड़ान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 का आयोजन किया है। हमारा जो उड्डयन मंत्रालय है, इसी के अंतर्गत काम करने वाली संस्था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उड़ान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह
जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? हमारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उड़ान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह, किसका? उड़ान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। साथियों अगर बात करें तो इसका आयोजन 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 के बीच किया गया। इसका आयोजन जो है 23 नवंबर से, अर्थात कल से, बीता हुआ कल, 27 नवंबर तक। कब तक? 27 नवंबर। इसका आयोजन 23 नवंबर से 27 नवंबर तक किया गया। सप्ताह भर चलने वाला यह उत्सव पूरे भारत में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित सभी हवाई अड्डों और ANS स्थानों पर मनाया जा रहा है। साथियों अगर बात करें तो श्री अरविंद सिंह, अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं, श्री अरविंद सिंह ने सभी क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशकों और हवाई अड्डों के निदेशकों से सक्रिय रहने और अपने संबंधित क्षेत्र या स्टेशन से सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन की निगरानी के लिए व्यक्तिगत रूप से समय देने का आग्रह किया है। श्री अरविंद सिंह ने आगे जोर देकर कहा कि कोविड-19 की स्थिति के दौरान उड़ानों की अपेक्षाकृत कम आवाजाही के बावजूद हवाई अड्डों पर वन्य जीवों, पक्षियों के खतरे में बढ़ोतरी देखी गई है। यातायात की सघनता चाहे जैसी भी हो, लेकिन सुरक्षा निवारक उपायों को निरंतर जारी रखा जाना चाहिए। ठीक साथियों, ये बात हमारे जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी हैं, उन्होंने बताया। तेईस से 27 नवंबर के बीच भारतीय साथियों हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने AICTE द्वारा आयोजित 46 ऑनलाइन अटल संकाय विकास कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने AICTE द्वारा आयोजित 46 ऑनलाइन अटल संकाय विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथियों हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, ये AICTE द्वारा आयोजित 46 अटल संकाय विकास कार्यक्रम, कितने हैं? 46 अटल संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, उद्घाटन किया। साथियों इसके तहत अगर बात किया जाए तो AICTE की तरफ से उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े अध्यापकों को प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों की ज़रूरतों को देखते हुए प्रशिक्षित किया जाता है। यह कार्यक्रम देश के 22 राज्यों में आयोजित किए जाएंगे।
यह कार्यक्रम टोटल देश के 22 राज्यों में आयोजित किए जाएंगे। देश के 22 राज्यों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि यह जो AICTE प्रशिक्षण एवं शिक्षण है, यह अकादमी के लिए गौरव का विषय है। उसे विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि लंदन की इस संस्था ने संकाय विकास कार्यक्रम के तहत 100 से ज़्यादा उभरते क्षेत्रों में 1000 ऑनलाइन कार्यक्रम में आयोजन को रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया है। इससे IIT, NIT और IIT जैसे उच्च संस्थानों के करीब 1 लाख संकाय सदस्य लाभान्वित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल इस कार्यक्रम 10 करोड़ रुपए भी खर्च आएगा। ये जो कार्यक्रम कौन सा अटल संकाय विकास कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो इस वर्ष टोटल 10 करोड़ रुपए खर्च आएगा। कितना? 10 करोड़ रुपए खर्च आएगा साथियों। साथ ही साथ बात करें तो शिक्षा मंत्री ने उल्लेख किया कि अटल अकादमी ऑनलाइन रूप से इस FDP का संचालन कर रही है, जिसमें पंजीकरण से लेकर प्रमाण पत्र वितरण तक की प्रक्रिया ऑनलाइन है। वर्ष 2020-21 में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, जीवन कौशल, डिजाइनिंग और मीडिया उद्योग के उभरते क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ऑनलाइन FDP आयोजित किया जाएगा। अगर यहीं पे बात किया जाए कि AICTE के उपाध्यक्ष प्रोफेसर MP पुनिया ने क्या कहा, तो ये कहे कि अटल अकादमी का मुख्य उद्देश्य देश की गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना और विभिन्न उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसंधान एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना है। IIT, IIIT, NIT, CU और अनुसंधान प्रयोगशाला इन अटल FDI का आयोजन कर रहे हैं। ठीक साथियों, 46 ऑनलाइन अटल संकाय विकास कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी कर रहे हैं। अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई अर्थात तमिलनाडु राज्य को, तमिलनाडु राज्य में सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई परियोजना सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए 3,971 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अर्थात माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 3,971 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। साथियों, अगर बात करें हम लोग तो भारत सरकार ने तमिलनाडु में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। यह तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत किए जा रहे सबसे बड़े ऋण में से एक है। अभी तक तमिलनाडु राज्य को जितना भी ऋण दिया गया है, उन ऋणों में से सबसे ज़्यादा ऋण यही है। किसके लिए? सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अर्थात माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 3,971 करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी की गई है। साथ ही साथ साथियों, सूक्ष्म सिंचाई निधि के तहत रियायती ब्याज दर पर यह ऋण स्वीकृत किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई कोष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के भीतर बनाया गया है। सूक्ष्म सिंचाई कोष का अगर उपयोग की बात किया जाए तो केवल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को लागू करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई कोष का जो
उपयोग किया जाता है, जिससे कि ऋण जहाँ धन संचय रहता है राज्यों को या सिंचाई से संबंधित अन्य जगह जो ऋण या पैसा प्रदान किया जाता है, यह पैसा सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए ही दिया जा सकता है, अन्य किसी माध्यम के लिए नहीं। ठीक, अगली जानकारी साथियों, यहाँ हम लोग तमिलनाडु राज्य की बात कर रहे हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर की बात करें, तमिलनाडु के सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर क्या होगा? चेन्नई यहाँ का सबसे बड़ा शहर होगा। साथ ही साथ साथियों, अगर ज़िले की बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने? 32 ज़िले हैं। साथ ही साथ यहाँ की भाषा की बात करें साथियों तमिलनाडु की, तो यहाँ की भाषा तमिल है। कैसी भाषा? तमिल भाषा है। तमिलनाडु राज्य के अगर गठन की बात करें साथियों, तो इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु राज्य का गठन। यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें अर्थात गवर्नर की बात करें, तो बनवारी लाल पुरोहित। कौन? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें अर्थात सीएम की बात करें, तो यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ साथियों, यहाँ के विधानसभा सीटों की बात करें तो 235 विधानसभा सीटों की बात करें तो 235 विधानसभा की सीट है। अगर विधानसभा की सीट 235, अगर राज्यसभा की बात करें तो 18, और अगर लोकसभा की बात करें तो 39 सीटें लोकसभा की हैं। कितनी? 39 सीटें लोकसभा की हैं। साथियों, तमिलनाडु राज्य की बात कर रहे थे, तो तमिलनाडु राज्य को केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 3,971 करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी दी, जो कि सूक्ष्म ब्याज दर पर यह ऋण प्राप्त किया गया है। अभी तक तमिलनाडु राज्य को जितना भी ऋण दिया गया है, उन ऋण में से यह जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए ऋण दिया गया, जो कि सबसे ज़्यादा ऋण माना गया। साथ ही साथ साथियों, तमिलनाडु राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके बारे में चर्चा किए कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई, सबसे बड़ा शहर यहाँ का क्या होगा? चेन्नई। सबसे बड़े शहर की बात करें साथियों, तो एक ट्रिक मैं छोटी सी ट्रिक देना चाहूँगा, जो कि लगभग 90% लागू होगी, 10% ही लागू नहीं होगी। साथियों, अगर सबसे बड़े शहर की बात करें, किसी भी राज्य के अगर सबसे बड़े शहर की बात करें, तो अगर आप लोगों को जानकारी है तो सही है, अगर जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रिक बहुत गंदी चीज़ होती है। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है, मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा शहर क्या है, ठीक, और आप लोगों को शहर नहीं पता है और राजधानी पता है, तो साथियों हम आपको बताएं कि किसी भी राज्य के अगर आपको राजधानी पता है, और अगर उस राज्य के अगर आपको से सबसे बड़े शहर की चर्चा करता है, सबसे बड़े शहर की बात करता है, तो अगर आप लोगों को आता है तो ठीक है, नहीं तो आंख बंद करके जिस राज्य की राजधानी जो होगी वही सब वहाँ का सबसे बड़ा शहर 90% होता है। 90% अगर बात करें तो जिस राज्य की राजधानी जो शहर होता है, वही उस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी होता है। 90% की बात कर रहा हूँ, 100% लागू नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको आता है तो श्योर जो आता है आप लोगों को जो सही है वो आप टिक करिए, लेकिन आपको कुछ नहीं आता, मैं मान लिया कि बिल्कुल आता ही नहीं आपको, उस शर्त में मैं आपसे बताया कि अगर राज्य की राजधानी आपको पता है तो उस कंडीशन में आप उस राज्य का सबसे बड़े शहर के लिए बात करें तो चेन्नई आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक। अर्थात जैसे तमिलनाडु की बात हुई, तमिलनाडु की राजधानी भी यहाँ चेन्नई है, तो यहाँ का सबसे बड़ा शहर चेन्नई है, ठीक साथियों। अब साथियों अगर बात करें तो तमिलनाडु में ज़िलों की बात करें कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 32 अर्थात 32 ज़िले हैं टोटल। तमिलनाडु राज्य की भाषा की बात करें तो यहाँ की तमिल भाषा राजभाषा है। तमिलनाडु राज्य के गठन की बात करें 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु राज्य का गठन किया गया।
तमिलनाडु राज्य के गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर, और सीएम की बात करें तो के पलानीस्वामी यहाँ के गवर्नर हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु राज्य में अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 235, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 18, लोकसभा सीटों की बात करें तो 39 यहाँ की 39 सीटें लोकसभा की हैं। अगली बात करेंगे हम लोग अगली जानकारी साथियों कि वह कौन सा देश है, किस देश को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई। तो साथियों भारत है। ठीक, भारत देश को G20 शिखर सम्मेलन जो होता है उसकी बात हो रही है। भारत देश को 2023 में होने वाली G20 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता दी गई। साथियों भारत देश को 2023 में होने वाले जो G20 देशों की बैठक होती है, G20 देशों की बैठक होती है, इस बैठक की अध्यक्षता भारत को दी गई। कब? 2023 की। लेकिन अब अगर हम यहीं पे बात करें कि 2021 में किस देश को दी गई, साथ ही साथ 2022 में किस देश को दी गई, इसकी बात भी हम लोगों को करना चाहिए। तो साथियों हम आपको बताएं कि साल 2023 में G20 समिट की मेज़बानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद सऊदी अरब में जो इसका 15वां G20 सम्मेलन था, देशों की बैठक की अध्यक्षता थी, जब यह समाप्त हुआ गया तो इसके समापन के बाद अगले वर्ष में होने वाले इस समिट के मेज़बान देशों के नाम की भी घोषणा की गई। तो इसमें यह बताया गया साथियों कि 2021 में इटली और 2022 में इंडोनेशिया, 2021 में इटली और 2022 में इंडोनेशिया G20 देशों की जो बैठक होगी इसकी अध्यक्षता करेगा। और 2023 में अपना भारत, 2021 में इटली में होगी G20 देशों की बैठक, इटली करेगा अध्यक्षता इसकी, और 2022 में इंडोनेशिया G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। और 2023 में बात करें, 2023 में भारत G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। साथ ही साथ साथियों 2024 में ब्राज़ील समिट की मेज़बानी करेगा। 2024 की बात करें तो 2024 में ब्राज़ील को G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता करने की बात कही गई है। ठीक साथियों, अब अगली बात हम लोग करेंगे, अगली जानकारी की बात करेंगे। अगली जानकारी है साथियों कि अरब सागर में भारत, सिंगापुर और किस देश के बीच सिटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण को शुरू किया गया है। ठीक, अरब सागर में भारत, सिंगापुर, अभी इस क्वेश्चन को शायद मैं कल करवाया था, अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं किस देश के बीच, अर्थात थाईलैंड के बीच, एवं थाईलैंड के बीच अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं थाईलैंड के बीच सिटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास
सिटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास। सिटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण को शुरू किया गया। दूसरे संस्करण को शुरू किया गया। साथियों, जो हमारा सिटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास है जो कि अरब सागर में हो रहा है, इसमें भारत सिंगापुर के साथ साथ थाईलैंड भी है। भारत सिंगापुर के साथ साथ थाईलैंड भी है। यह भारतीय नौसेना सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना के साथ अंडमान सागर में 2 दिवसीय त्रिपक्षीय सिटमैक्स 2020 में हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास में हथियार चलाना और सतह युद्ध अभ्यास शामिल है। इस युद्धाभ्यास जो किया जा रहा है, इसमें हथियार किस प्रकार से चलाया जाएगा, साथ ही साथ सतह से सतह पर मार किस प्रकार से किया जाएगा, इस तरीके से युद्ध कैसे किया जाए, इसकी अभ्यास जारी है। ठीक साथियों, अगली बात है कि इस युद्धाभ्यास में हथियार चलाना, सतह युद्ध अभ्यास शामिल है। इस युद्धाभ्यास का मकसद तीनों मित्र देशों के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समन्वय, सहयोग और साझेदारी का विकास करना होगा। ये जो हमारे तीनों मित्र देश हैं, कौन कौन? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, ये तीनों मित्र देश जो हैं, ये किस प्रकार से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे, इसके लिए समन्वय, सहयोग और साझेदारी के विकसित करने का काम करेंगे। ये जो युद्धाभ्यास चल रहा है इस दौरान। ठीक, अगली बात साथियों कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए किस भारतीय मूल की महिला को नीति निदेशक नियुक्त किया है? अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए किस भारतीय मूल की महिला को, तो उनका नाम क्या है? माला अडिग। क्या नाम है उनका? माला अडिगा। माला अडिगा को जिल बाइडेन के लिए माला अडिगा को जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, नीति निदेशक नियुक्त किया है। माला अडिगा जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, भारतीय मूल की महिला को, माला अडिगा को नीति निदेशक नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया? नीति निदेशक। नियुक्त किया। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए माला अडिगा को, माला अडिगा भारतीय मूल की महिला हैं, माला अडिगा भारतीय मूल की महिला है, माला अडिगा को नीति निदेशक नियुक्त किया है जिल बाइडेन अर्थात अपनी पत्नी के लिए। कौन? अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 नवंबर 2020 को भारतीय अमेरिकी माला अडिगा को अपनी पत्नी जिल बाइडेन को पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। क्या? पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। इससे पहले अगर बात करें कि माला अडिगा, तो माला अडिगा व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कर्मचारियों में उप सहायक सचिव भी रही हैं इससे पहले। साथ ही साथ माला अडिगा ने जिल बाइडेन के सीनियर एडवाइजर और बाइडेन कमला हैरिस के कैंपन में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में भी काम किया है। माला अडिगा की बात करें तो इससे पहले माला अडिगा ने जिल बाइडेन के सीनियर एडवाइजर और बाइडेन कमला हैरिस के कैंपन में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में भी काम कर चुकी हैं।
ठीक साथियों, अब अगर अगली बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के डेब्यू की उम्र क्या निर्धारित की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसके लिए अब उम्र सीमा का निर्धारण कर दिया गया है कि इतनी उम्र सीमा तक में ही लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने में दाखिला ले सकते हैं। मतलब उम्र सीमा का निर्धारण कर दिया गया है, पहले उम्र सीमा का निर्धारण नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए लिए 15 साल की उम्र का निर्धारण किया है। 15 साल की उम्र का निर्धारण किया है। साथियों, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के लिए अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए 15 साल की उम्र सीमा को निर्धारित किया गया है। इससे पहले उम्र सीमा का निर्धारण नहीं हुआ करता था कि आप कितने उम्र के हैं या इतने उम्र के होंगे तभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर पाएंगे। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए 15 साल की उम्र सीमा अर्थात न्यूनतम 15 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, तभी आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर पाएंगे। ठीक साथियों, आईसीसी क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम आयु की नीति शुरू की है। उसके मुताबिक क्रिकेटर को विश्व स्तर पर खेल खेलने के लिए कम से कम 15 साल का होना आवश्यक कर दिया गया है। साथ ही साथ आईसीसी बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया है। इस बात की जानकारी बोर्ड ने दी है। यह आयु संबंधी सीमा सभी तरह के क्रिकेट पर लागू होगी, सभी तरह के क्रिकेट पर लागू होगी, चाहे वो आईसीसी के टूर्नामेंट हो, चाहे द्विपक्षीय क्रिकेट हो, चाहे अंडर 19 क्रिकेट हो। ये सभी श्रेणियों में ये जो अंतर्राष्ट्रीय आयु सीमा का निर्धारण किया गया है क्रिकेट में, तो इन सभी श्रेणियों में लागू किया जाएगा। अब साथियों, अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 15 जून 1919 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 15 जून 1909 में किया गया। अगर इसके मुख्यालय की बात करें साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। कहाँ? दुबई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। ठीक साथियों, इसके अगर सदस्य देशों की बात करें तो इसके कुल 104 सदस्य देश हैं। सदस्य देशों की बात करें तो इसके टोटल 104 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के टोटल 104 सदस्य देश हैं। इसकी अगर लैंग्वेज की बात करें साथियों तो इसकी इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेज है। इंग्लिश इसकी आधिकारिक भाषा है। साथियों, अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ की बात करें तो मनु साहनी इसके सीईओ हैं। मनु साहनी
मनु साहनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO हैं। अब अगली की जानकारी की बात करें साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर आप लोग दीजिएगा, बताइएगा कि एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही। विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के लिए है कि विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक साथियों, ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप लोग नहीं देंगे तो मैं फिर इसका आंसर आप लोगों को कल बताऊंगा। ठीक, वैसे अगर आज जानने के लिए बहुत उत्सुक है तो विश्व दूरदर्शन दिवस साथियों 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है। और अगर विश्व मत्स्य दिवस की बात करें तो यह दिवस भी 21 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व दूरदर्शन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक साथियों, तो ठीक है, ये आज के हम लोगों के कुछ करंट अफेयर थे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि एग्ज़ाम में लगभग आने के 90% से ज़्यादा चांस रहते हैं। हम लोग आज कुछ अच्छे करंट अफेयर को यहाँ पे करने का काम किए जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं। आप लोग क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए पूरा अच्छे से, साथ ही साथ क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए जिससे कि और भी विद्यार्थी आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ सकें और वो भी हमारे अच्छे करंट अफेयर को करने के बाद, पढ़ने के बाद अपने एग्ज़ाम को वो भी क्वालिफाई कर सकें। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है कि आप हमारे लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो ठीक है साथियों, क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। आप लोग अच्छे से खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।